हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल गाइडियम मीडिया इंस्टीट्यूट में। जैसा कि गाइस थोड़ा बहुत वीडियो थोड़ा बहुत लेट डल रही है। थोड़ा क्या हो गया था, इस बीच में थोड़ा बिजी भी हो गया था। तो फ्रेंड्स, अब मैं वापस आ चुका हूँ और मैं अब लेके आ गया हूँ करंट अफेयर्स का नया अपडेट। फ्रेंड्स, मैं सोच रहा था कि मैं शायद हो सकता है कि मैं इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड मैं वीडियोज़ डालूँ, जिसमें हमारा जियो पॉलिटिकल ऑर्डर चेंज हो रहा है। लेकिन अभी इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ गई है जिसमें मतलब बात करनी तो बहुत ज़रूरी है। आप सबने सुना होगा राहुल गांधी के बारे में। तो राहुल गांधी का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ है कि उनको अब कन्विक्शन, जो अभी आपने भी सुना होगा कि उनको कन्विक्ट कर लिया गया है। उनको 2 साल के लिए जेल की सजा सुना दी गई है सूरत कोर्ट द्वारा। सो अब इसमें हमें कंट्रोवर्सी इसमें नहीं जाना है कि वो हमारे अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं या फिर वो हमारी पार्टी, उससे मतलब नहीं। हमें एज अ स्टूडेंट की तरह समझना है कि उसमें पॉलिटिक्स नहीं ढूंढनी भी है, हमें पॉलिटी ढूंढनी है कि हमारी पॉलिटी में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं कि जब कोई नेता डिस्क्वालीफाई होता है तो उस पर कौन कौन से सेक्शन एक्ट होते हैं, उस पर कौन कौन से नियम लगते हैं, वो कैसे वो डिस्क्वालीफाई होता है, हमें वो जानना चाहिए। कैसे वो डिस्क्वालीफाई होता है, आइए समझते हैं राहुल गांधी जी का एग्जाम्पल लेकर के। तो राहुल गांधी का केस हुआ था, राहुल गांधी जी का डिफेमेशन केस हुआ था 2019 में। तो क्या हुआ कि उन्होंने जो है अभी यहाँ पे केरला के सॉरी कर्नाटका के उसमें उन्होंने ये वहाँ पे किसी डिस्ट्रिक्ट में जिसपे केजीएफ भी बनी है, वो जो डिस्ट्रिक्ट का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वहाँ पे जा करके इन्होंने क्या किया था, सारे जितने उन्होंने ये बोल दिया था कि जो जो भी मोदी कम्युनिटी के लोग हैं वो चोर होते हैं। तो अगर इन्होंने ये बोला तो किसी एक कम्युनिटी को इन्होंने दिक्कत की है, तो यहाँ पे इनके ऊपर डिफेमेशन केस के तहत आईपीसी धारा 500 के तहत इनको 2 साल की सजा सुनाई गई है। अब यहाँ पे राहुल गांधी को ये तो चलो ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, 2 साल की सजा है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्यों है? क्योंकि यहाँ पे उनकी उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। वो अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से वो अपने पद से हट सकते हैं या फिर वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। आइए समझेंगे कि कैसे कोई नेता या फिर जैसे हमारे नेता लोग हैं, जैसे हमारे एमएलए हैं या फिर एमपी हैं, वो कैसे हटते हैं अपने पद से। तो वो 3 तरीके से हटते हैं। कैसे हटते हैं? 3 तरीके से। पहला केस होता है आर्टिकल नंबर 1 और आर्टिकल नंबर 101 एंड आर्टिकल नंबर 191 के तहत हटते हैं, जिसका केस होता है जैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है जैसे मान लीजिए आप अगर कोई गवर्नमेंट में आप काम करते हैं, आपने कोई या फिर आपका काम है सिर्फ गवर्नमेंट का, आपने अपना काम करना है, ठीक है। अब मान लीजिए सपोज आपने किसी प्राइवेट एंटिटी के साथ या फिर किसी और उसमें, जैसे मान लीजिए आपको हाईवे बनवाना है, तो आपने अपना भी स्टेक ले लिया, उस पर अपना भी प्रॉफिट आपने देखने लगे कि हम भी इसमें अपना स्टेक रखेंगे, हम भी इसमें मतलब इलीगली आपने उसमें अपना भी इंटरेस्ट देखा। सो उस वक्त अगर ये देखा गया, अगर ये पाया गया, तो आपको जो है आपकी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रह सकते, मेंबर ऑफ एमएलए नहीं रह सकते। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर्टिकल नंबर 101 के तहत आपकी आपकी जो है वो लोकसभा की सीट जा सकती है या फिर राज्यसभा की। अगर आप मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अगर आप एमएलए हैं यानी किसी स्टेट के, तो आपका क्या हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 191 के तहत आपकी सीट जा सकती है फ्रेंड्स। तो ये बात होगी। अब दूसरी बात करते हैं, वो है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या होता है एंटी डिफेक्शन लॉ? क्या होता है यहाँ पे आपका, जैसे मान लीजिए पहले क्या होता था, जो ये शेड्यूल 10 इसको अभी बनाया गया, पहले क्या होता था कि जो पार्टीज के लीडर्स होते थे वो क्या करते थे, एक दूसरे के पार्टी चेंज करते रहते थे या फिर किसी के खिलाफ कुछ बोल दिया, कोई नियम ही नहीं था, ठीक है, पहले के 90s के जमाने में। तो अब क्या हुआ कि इसके ऊपर नियम लाया गया कि अगर कोई भी मतलब मान लीजिए सपोज दैट कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई अपोजिशन पार्टी का लीडर है या फिर रूलिंग पार्टी का लीडर है, वो अपनी पार्टी के खिलाफ वोट नहीं कर सकता या फिर कुछ विम या फैंसी से उल्टा सीधा नहीं बोल सकता। अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसकी डिफेक्शन लॉ, उसकी भी सदस्यता जा सकती है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे राहुल गांधी किस पे फंसे हैं? तीसरे वाले केस में, आर्टिकल नंबर जिसमें हमें कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत उनका यहाँ पे क्या हुआ, वो फंसे हुए। ये जो एक्ट है, इसके तहत राहुल गांधी का बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कैसे काम करता है, उसको हम समझते हैं। फ्रेंड्स, क्या हुआ था कि जब हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसमें हमारा इलेक्शन कराया जाता है, तो आर्टिकल नंबर 327 के तहत ये पावर दी गई थी किसको, पार्लियामेंट को, कि आप
कैसे आप इलेक्शन के जो रूल्स है, कोई नेता कैसे डिस्क्वालीफाई होगा या फिर कैसे होगा, वो आप रूल बनाएंगे। वो हमारे संविधान ने पार्लियामेंट को दी थी। तो पार्लियामेंट ने सेक्शन नंबर आरपीए एक्ट 1951 बनाया और 1950 बनाया। 1951 में यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत यहाँ पे किसी भी, जैसे मान लीजिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या फिर एमएलए है, तो उसकी सदस्यता कैसे जा सकती है, ठीक है, जा सकती है, क्या क्या उसके केसेस है, उसके सेक्शंस पे डिवाइड किया गया। यहाँ पे जो सेक्शंस है वो अब मैं आपको बताता हूँ। पहला सेक्शन है आपका सेक्शन नंबर 9। पहला सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर 8। पहले मैं ऊपर वाली बात करता हूँ 9, 10, 11, फिर आपको सेक्शन नंबर 8 में आपको बताऊंगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको बताऊं सेक्शन नंबर 9 के बारे में। मान लीजिए सपोज दैट कोई एमपी या एमएलए है, उसने कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के, मान लीजिए उसमें स्टेक होल्डर का काम किया, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये वाला, ये भी सेम इससे काम करता है, इससे इसका लिंक करता है। और सेक्शन नंबर 10 क्या है, इलेक्शन एक्सपेंडिचर को मान लीजिए छुपाया गया कि आपने इलेक्शन में कितना पैसा खर्चा किया, उसने आपने वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताया ही नहीं, तो इसके तहत भी आपकी सदस्यता जा सकती है अगर ये ऐसा पाया गया केस में या फिर जांच में। तीसरा ये है सेक्शन नंबर 11। मान लीजिए कोई आपने करप्ट प्रैक्टिस की है या फिर आपने कोई भ्रष्टाचार किया है, उसके केस में, वैसे ये मुझे ऐसा लगता है भ्रष्टाचार के केस में ये वाला सेक्शन मुझे नहीं लगता कोई इतना अप्लाई होता है। भ्रष्टाचार तो सभी करते हैं यार, पता नहीं क्यों बना दिया गया। भ्रष्टाचार के केस में आपको सेक्शन 11 के तहत आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे जा सकते हैं, एमएलए जा सकते हैं, पर यार ये काम नहीं करता, पता नहीं। आप कह रहे होंगे कैसे काम नहीं करता, अरे आप खुद देख लीजिए, ज्यादातर जो हमारे नेता हो जाता भ्रष्टाचारी ही तो है। ये बात है। तो सेक्शन नंबर 8 क्या है, अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन नंबर 8। यहाँ पे मान लीजिए सपोज है कोई यहाँ पे उसने कोई एक किसी एमपी या एमएलए ने सेक्शन नंबर 8 सब क्लॉज 1 के तहत एमपी या एमएलए ने क्या किया यहाँ पे, प्रमोटिंग एनिमिटी, यानी कि जैसे दुश्मनी फैलाई रिलीजन के नाम पर पे, या फिर एंड्यू इन्फ्लुएंस किया, कहने का मतलब रिलीजन के नाम पे, धर्म के नाम पे दो गुटों को लड़वाया, या फिर कुछ उल्टा सीधा किया, या फिर मान लीजिए सपोज दैट उसने जैसे कि कोई धर्म की, कोई जाति के ऊपर उसने एक लड़ाई कराने की कोशिश की, या फिर दुश्मनी फैलाने की कोशिश की। हमारी सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी के मामले में अगर हमारी जो संप्रभुता, हमारी एकाग्रता की अगर उन्होंने हनन करने की कोशिश की अपने स्पीसीज द्वारा, ठीक है, अपनी एक्सप्रेशन द्वारा, तो उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा। तो ये बात है। यहाँ पे ब्राइब के मामले में भी है, जैसे मान लीजिए ब्राइब का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने पैसा लिया, घूस लिया, ठीक है, तो इस मामले में भी है। तो सेक्शन नंबर 8 सब क्लॉज 2 क्या कहता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कोई एमपी एमएलए है, अब वो कहें हम डाउरी लेंगे, कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये है हम क्या लेंगे, हम दहेज लेंगे। एमपी होके बहुत लोग दहेज भी लेते हैं, मतलब ये पागल है क्या, मतलब ये भी सेक्शन उनके लिए बनाया गया है कि वो जो डाउरी लेंगे, कहने को मतलब आप एमपी हो, आप एमएलए हो, आप डाउरी लोगे, आप दहेज लोगे, आपका वैसे इतना पैसा। बहुत सी यानी एमपी ऐसे होते हैं मतलब सटके कि पैसा लेना ही लेना है, दहेज लेना ही लेना है। तो उनके लिए भी ये बनाया गया कि अगर वो ऐसा पाया जाता है कि वो दहेज लेते हुए पाए जाते हैं और उनको 6 महीने की सजा हो जाती है, तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। ये सच में कोई ये नीचता काम है। अगर यहाँ पे आप देखें, आप डाउरी ले रहे हो, आप दहेज ले रहे हो, आपके पास इतना बड़ा पद, आप वो भी ले रहे हो, तो समझ में नहीं आता। मतलब ऐसे ऐसे नेता भी हैं, राइट। तो अब राहुल गांधी किस पे फंसे हैं, बड़ा गजब का मामला हुआ है। राहुल गांधी फंसे हैं हमारे सेक्शन 8 सब क्लॉज 3 के अंदर। यहाँ पे इनको 2 साल की, अगर मान लीजिए सपोज है कोई एमपी या एमएलए है, उसको 2 साल की अगर सजा हो गई तो उसकी जो सदस्यता है वो जा सकती है। अब क्या होगा कि मान लीजिए सपोज है 2 साल की सजा हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन सजा हुई है उस दिन से लेकर के 2 साल तक वो सदस्यता गई, जिस दिन उनको सजा हुई उस दिन से तुरंत उनकी सदस्यता क्या हो जाएगी, हट जाएगी। फिर उसके बाद जब वो रिलीज होंगे, जिस दिन 2 साल बाद जब वो रिलीज होंगे, फिर 6 साल की उनकी सदस्यता जा चुकी होगी। कहने का मतलब टोटल 8 साल के लिए उनकी सदस्यता, वो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते। ये है केस यहाँ पे हमारे राहुल गांधी जी का। अब राहुल गांधी जी यहाँ पे फंस तो गए हैं, लेकिन यहाँ पे अपडेट ये आ रही है कि हाई कोर्ट ने जो है, मैं ये कहा गया कि जो अपील है, यानी कि वो जो बेल पे है, यानी कहने का मतलब वो जो इन्फोर्स नहीं हुआ है, कि सूरत हाई कोर्ट ने ये कहा है
सॉरी सूरत हाई कोर्ट कह रहे हैं, सूरत कोर्ट ने जो उन्होंने उनको डिफेमेशन केस के तहत उन्होंने क्या किया था, राहुल गांधी जी को क्या किया था, ठीक है, क्या किया था उनको आईपीसी धारा 500 के तहत जो उन्होंने केस लिया है या फिर उनको 2 साल की जो सजा सुनाई वो अभी इन्फोर्स में नहीं है, 1 महीने के लिए इन्फोर्स में है ही नहीं। तो अभी क्या है, यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, दे कैन गो टू द अपील। और अगर यहाँ पे अगर उनकी अपील 1 महीने के अंदर अगर खारिज कर दी गई तो टाटा बाय बाय, कांग्रेस सरकार टाटा बाय बाय, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये था वीडियो। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, देखिए ये तो हो गई बात वीडियो की, हंसी मजाक की बात अलग है, हम लोग जानते हैं राहुल गांधी जी कैसे हैं, ठीक है, हम लोग उनका नेचर जानते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ जो मेरे मन में भी है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव भी है, इसको आपको समझना चाहिए। वी ऑल आर इंडियंस, ठीक है। यहाँ पे एक कोट याद आ रहा है अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिन्होंने ये कोट दिया था कि यहाँ पे उन्होंने बोला था सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी पर ये देश रहना चाहिए। यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी लेकिन ये देश रहना चाहिए। यानी कहने का मतलब है, यहाँ पे खुद देखिए आपकी अपोजिशन पार्टी जो है, ठीक है, उसकी वो जो इतनी बड़ी पार्टी थी, ठीक है, अब वो खत्म हो रही है। यानी कहने का मतलब अपोजिशन नाम का कुछ हो ही नहीं रहा। हमारी ठीक है, हमारे पास रूलिंग पार्टी है, वी हैव द अच्छी पार्टी, हमने खुद इलेक्ट किया, लेकिन यहाँ पे एक ऐसी अपोजिशन पार्टी चाहिए जो फ्रेंडशिप की तरह हमें उनको आवाज देती रहे कि हमारी आवाज भी सुनो। अब यहाँ पे अगर ये अपोजिशन पार्टी एकदम रूल खत्म हो जाएगा, मान लीजिए जैसे अभी तो हमारे जो नेता हैं जो हमने जो जिनको चुना है वो अच्छे, ठीक है, वो हमारा फैसला है, जैसे मोदी जी हैं, योगी जी हैं, वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनका जो पर्सपेक्टिव है, ठीक है, उनका अभी जैसे मान लीजिए वो तो अभी है, यानी आने वाले कई सौ या फिर 50 साल बाद 60 साल बाद अगर उसमें कोई अगर मान लीजिए रूलिंग पार्टी सेम रही तो फिर दिक्कत हो सकती है। अपोजिशन का होना बहुत जरूरी है यहाँ पे, ये मैं कहना चाहता हूँ, ये मेरा मैसेज है। क्योंकि जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे अपोजिशन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए सपोज है यहाँ पे रूलिंग पार्टी बीजेपी है, अगर उसने पूरे ऑल ओवर स्टेट में सारे स्टेट में अपनी सरकार बना दी तो वो कोई भी संविधान में एक्ट कर सकती है। यानी कि संविधान का कोई भी एक्ट वो संविधान को बदल सकते हैं, उनके पास ये ताकत आ जाएगी आर्टिकल नंबर 368 के तहत, क्योंकि उसमें ये कहता है कि हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर, कहने का मतलब अगर आधे स्टेट हैं उनमें अगर जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपको कोई नियम चेंज करवाना है, ठीक है, संविधान का, ठीक है, आपको कोई नियम चेंज करवाना है जो कि हमारा आर्टिकल नंबर 368 है, अगर मान लीजिए उसमें आपको चेंज करवाना है तो वहां पे आपको क्या करना होगा, आपको वहां पे क्या करना होगा कि जैसे मान लीजिए स्टेट्स हैं, ठीक है, हमारे पास 28 राज्य हैं, जिसमें से अगर 14 स्टेट में पहले वो नियम जाएगा, उनकी खुद की विधानसभा में उनको पास करना होगा सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है। तो ये बात होगी हमारे उस बिल की। अब यहां पे मान लीजिए मैं ये कहना चाहता हूं अगर पूरे भारत में मोदी जी की सरकार रही, बीजेपी सरकार, सब में रही, तो उनके जो नेता रहेंगे वो क्या करेंगे, वो तो अगर मान लीजिए सेंटर ने कहा कि हमको ये बिल पास करना है, हमें एक संविधान में ये बिल पास करना है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत, यहाँ पे अगर हमें ये बिल पास करना है तो वो अगर वो बिल भेजेंगे उन 14 राज्यों में, ठीक है, उसमें बीजेपी की पूरी सरकार है तो दिक्कत नहीं होगी। आप खुद सोचिए वो पास कर देंगे और यहाँ पे आपकी एब्सोल्यूट मेजोरिटी से आपके यहाँ पे संसद में भी वो बिल पास हो जाएगा। मान लीजिए कोई सनकी नेता आ गया, ठीक है, जो कि क्या कोई ऐसा नेता आ गया जो हमारे लिए सही नहीं और उसने पूरे देश में बीजेपी की सरकार या फिर सेम सेंटर रूलिंग अथॉरिटी ही है, तो हमारी डेमोक्रेसी कहाँ जाएगी, वेयर इज अवर डेमोक्रेसी। तो ये बात है, यानी कहने का मतलब यहाँ पे अपोजिशन का होना बहुत जरूरी है, ये मैंने बताया है। मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपका सेंटर का होना बहुत जरूरी है और अपोजिशन का भी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आवाज कैसे सुनी जाएगी। ऐसे तो आपकी डेमोक्रेसी आपकी चेंज भी हो सकती है, कुछ हो सकता है ये तो, लेकिन अभी का जो हमारा पर्सपेक्टिव है बहुत अच्छा है, हमारे आजकल के गवर्नमेंट जो बहुत अच्छा काम करी है। लेकिन मेरे कहने का पर्सपेक्टिव यही है कि हमें अगर सतर्कता भी देखनी है और चीजों को समझना भी है कि ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कि कोई अपोजिशन पार्टी भी होनी चाहिए। और अपोजिशन पार्टी तो अब जा रही है, ठीक है, वो उनके खुद के कारनामों की वजह से, ठीक है।
आपको ऐसे आप स्पीच मत दीजिए, आपको ऐसा लगता है जो सही नहीं है आप क्यों उतना वो दे सकते हैं। आप एक बहुत ही बड़े अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं जिसके खानदान में सब प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो आपको भी समझना चाहिए वो उनका खुद का पर्सपेक्टिव है, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। वो उनका खुद का आइडियोलॉजी है या फिर उनके प्रिंसिपल्स हैं, उनके कोर प्रिंसिपल्स हैं, और हमारे भी कोर प्रिंसिपल्स यही रहेंगे कि हम पढ़ाते रहेंगे और दूसरी चीज हम वीडियोस लाते रहेंगे। अब फ्रेंड्स वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद।